Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start the series of electronic spectra of diatomic molecules. In this series we are going to cover different topics और आज का जो हमारा topic है वो है vibrational core structure. So before heading to the main topic, let's have a look at the introduction. What is electronic spectroscopy? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और उसके डायनामिक्स को स्टडी करने में हेल्प करती है. इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मींस कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल में, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर. Now, electronic transitions in molecules take place when electrons in the molecule become excited from one energy level to another. जब हम एक लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के भेजते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि वहाँ हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है. अब उस इलेक्ट्रॉन को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए. वो किसी रेडिएशन को या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर एमिट करेगा जिससे उसे वो एनर्जी मिलेगी और वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा. और ये जो एब्जॉर्प्शन और एमिशन होगा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन में होगा. तब हम उसको बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रहा है. जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसमें एब्जॉर्प्शन बैंड्स और एमिशन बैंड्स हमें अपीयर होंगे और उन बैंड्स के अंदर भी बहुत सारी हमें स्पेक्ट्रम लाइंस शो होंगी. ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है. अब एक इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट के अंदर बहुत सारी हमारे पास वाइब्रेशनल लेवल्स प्रेजेंट होती हैं और एक वाइब्रेशनल लेवल के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स प्रेजेंट होती हैं. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. Embedded into the electronic states are the vibrational levels and within these are the rotational energy levels. अब often during electronic transitions, the initial state may have the electron in a level that is excited for both vibration and rotation. यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जब हम कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा रहे हैं, ये हमारे पास एक एक्साइटेड स्टेट हो गई इलेक्ट्रॉनिक और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है. जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करवा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक लेवल से ही एक्साइट हो रहा है. हो सकता है कि वाइब्रेशनल लेवल से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा हो या फिर रोटेशनल लेवल से भी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा हो. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उससे कम होती है. तो अगर हम ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को तो वो उस क्राइटेरिया को तो ऑब्वियसली फुलफिल कर रहा है जो हमें वाइब्रेशनल और रोटेशनल एक्साइटेशन के लिए चाहिए. तो इसीलिए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक्साइट कर रहे हैं तो वाइब्रेशन और रोटेशनल हमारा एक्साइटेशन भी हो सकता है वहाँ पे. The separation between electronic level is of the order of 10 raised to the power -6 or more. During electronic transition, vibrational and rotational energy changes can also occur. Now the analysis of electronic spectrum gives the information on the rotational constant and vibrational frequencies of both ground and electronic state. जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को एनालाइज करेंगे तो हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल की जो फ्रिक्वेंसीज हैं या फिर रोटेशनल कांस्टेंट है हम उसके बारे में भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. इसीलिए हम यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को देख रहे हैं और उसके बाद हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशनल कोर स्ट्रक्चर. नाउ दीज आर बेसिकली द कंडीशंस कि कोई भी मॉलिक्यूल रोटेशनल स्पेक्ट्रा कब शो करेगा, जब वो परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल शो करेगा. ये बेसिकली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल possessing परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल गिव प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा. वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा रिक्वायर्ड अ चेंज ऑफ डायपोल मूवमेंट. ये हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को अगर कोई भी मॉलिक्यूल शो करेगा तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें चेंज ऑफ डायपोल मूवमेंट होना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जनरली सारे ही मॉलिक्यूल्स हमें शो करेंगे क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा मॉलिक्यूल्स में तो उसमें जनरली डायपोल मूवमेंट चेंज होता ही है. तो अगर हमें कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स शो करेंगे तो बेसिकली ऑल मॉलिक्यूल्स शो electronic spectra because the change in electronic distribution in molecules are always accompanied by dipole moment change.
Now our main topic, that is vibrational course structure. सो हमें पता है कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या बताता है हमें कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी आती है। ये हमने बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में पढ़ा होगा आप सबने। अब हम यहाँ से रोटेशनल एनर्जी को अगर रिमूव कर दें तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। रोटेशनल एनर्जी को हम क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि जब भी हम वाइब्रेशनल या वाइब्रोनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हमारी जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है, तो हम उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब भी आप कहीं भी नोटिस करेंगे कि जब भी हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे रोटेशनल एनर्जी को नेग्लेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये आपको याद करना होगा। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है उसका ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। अब हम जब वाइब्रेशनल एनर्जी के एक्सप्रेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी क्या शो कर रही है हमें? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाना है और हमें वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि हम वो ट्रांजिशन शो करें, तो वो हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम एनालाइज करेंगे हमारे वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर को या बैंड को, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और इन सब की वैल्यू हमें वहाँ से मिल सकती है फॉर एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो एंड फॉर ग्राउंड स्टेट ऑल्सो। सो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंस है हमारा वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर का, कि जो हमें एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट और वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के बारे में नॉलेज दे रहा है ऑफ द एक्साइटेड स्टेट। ज़्यादा वैल्यूएबल ये इसलिए है क्योंकि हमारी एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल स्टेट होती है और जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ रहता है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। नाउ दिस इज आवर वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर, या इसको हम वी प्राइम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे हमारा क्या क्या फीचर्स होते हैं इस वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर के, लेट्स हैव अ लुक। The ground states are represented by double prime and the excited state by a single prime. So we can look here. ये हमारी ground states है, यहाँ पे हमने इसको डबल प्राइम से डिनोट किया है। ये हमारी एक्साइटेड स्टेट है, यहाँ पे हमने इसको सिंगल प्राइम से डिनोट किया है। सिमिलरली हेयर ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट है। सो ये ग्राउंड स्टेट को हमने डबल प्राइम से रिप्रेजेंट किया है और एक्साइटेड स्टेट को सिंगल प्राइम से रिप्रेजेंट किया है। The spacing between upper vibrational levels is smaller than between the lower. This is because the excited state corresponds to a weaker bond and hence a smaller vibrational wave number. जब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमारे जो दो लेवल्स के बीच में स्पेसिंग है वो डिक्रीज होती जा रही है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये डिक्रीज होती जा रही है स्पेसिंग। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एक्साइटेड स्टेट में कोई भी मॉलिक्यूल जाएगा तो वहाँ पे उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होती है, उससे उसका बॉन्ड वीक हो जाता है और बॉन्ड वीक होता है तो वाइब्रेशनल वेव नंबर स्मॉल होता है। So that's why the spacing between the upper energy levels will be lower. और हमें पता है कि कोई भी सिलेक्शन रूल नहीं होता फॉर वी व्हेन अ मॉलिक्यूल अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो हर एक ट्रांजिशन जो भी हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हो रहा है उसकी कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम सिचुएशन को सिंपल करने के लिए क्या कंसिडर करेंगे कि जो भी हमारे ट्रांजिशन हो रहे हैं वो लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल से हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हम मान रहे हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द मॉलिक्यूल्स हमारे लोएस्ट वाइब्रेशनल लेवल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए अगर हम वहाँ से कंसिडर करें कि वहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है तो सबकी कोई ना कोई पर्टिकुलर इंटेंसिटी होगी। सो therefore the transitions originating from v double prime is goes to 0 are of considerable intensity and labeled according to their v prime v double prime values as this. यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है ये एक्साइटेड स्टेट है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट हमने ज़ीरो मानी है हर केस में क्योंकि हम लोवेस्ट वाइब्रेशनल लेवल से ट्रांजिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 0 0 आया। अब यहाँ पे हमारा सेकंड लेवल पे जा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी लेवल पे जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तो वो ऐसे हमने डिनोट किया है इसको।
Now the set of lines corresponding to these transitions is called V prime progression, and since the value of V prime increases by unity for each line, हमने इसको V prime progression नाम क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारी V prime की वैल्यू है वो यूनिटी से इंक्रीज हो रही है, 1 से इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखो ये है V prime, यहाँ इसमें डिफरेंस है 1, इसमें भी 1 डिफरेंस है, इसमें भी 1 डिफरेंस है, तो हाँ इसलिए हमने इसका नाम रखा है V prime progression. I hope you have understood the topic. I hope you have liked the video, and if you have liked the video then hit the like button, and if you want to suggest some changes or if you have any query related to this topic then you can comment down below, and please do subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Thank you.